बातें नहीं। तो अगले रोगों का जो समूह है जिसे हम बोलते हैं वायरल डिजीज या विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग या वायरस द्वारा होने वाले रोग, अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए। और संडे को आपका टेस्ट है। किसकी क्लास है? कब? अरे आराम। तुम लोग का टेस्ट हम खराब थोड़ी करेंगे, पढ़ाई कर लो। बाकी शाम तक मूड पे डिपेंड करता है, क्या हो जाए, शाम को मूड बदल जाए, लेकिन उम्मीद कम है। बस मूड सेट नहीं होना चाहिए ना। मोबाइल दूर रख के बैठेंगे। मोबाइल आ गया, एक्स्ट्रा क्लास जियोलॉजी सुबह 9 से 3, इतना ही तो टाइप करना। अच्छा, आराम करोगे मेरे रहते? अच्छा, कर लो आराम, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास टाइम है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा टेस्ट की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। वायरल रोग, पहली हेडिंग कॉमन कोल्ड। पहली हेडिंग कौन सी है? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य जुकाम, सर्दी खांसी जुकाम, कॉमन कोल्ड। एक वायरस द्वारा होता है जिसका नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं राइनाइटिस, ठीक है। राइनाइटिस, हमारा जो नासा मार्ग है उसे कहा जाता है राइनाइटिस, और उसको संक्रमण करने वाला यानी श्वसन मार्ग को संक्रमण करने वाला वायरस है, इसलिए नाम पड़ा राइनो वायरस। तो लिखो, इस वायरस का संक्रमण नासा मार्ग तथा श्वसन मार्ग में पाया जाता है। इस वायरस का संक्रमण नासा मार्ग तथा श्वसन मार्ग में पाया जाता है, किंतु श्वसन मार्ग में पाया जाता है, किंतु परंतु बट लेकिन पर, किंतु फेफड़ों में इसका संक्रमण नहीं होता है। किंतु फेफड़ों में इसका संक्रमण नहीं होता है, यानी ये केवल श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है, फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता है। ये बात याद रखना है। निमोनिया में और कॉमन कोल्ड में ये फर्क है। निमोनिया फेफड़ों को संक्रमित करता है और कॉमन कोल्ड श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है, ठीक है। इन दोनों में अंतर को लेकर पूछा जाता है। अब फैलता कैसे है तो लिख लो कि इसका संक्रमण श्वसन बूंदों द्वारा, इसका संक्रमण श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से फैलता है। श्वसन बूंदों द्वारा खांसने और छींकने से फैलता है। तो हम इसको बोल सकते हैं हवा से फैलने वाला, बोल सकते कि नहीं? एक तो याद करो, जो संक्रमित जल और भोजन से फैल रहा था उसको नाम दिया था वाटर बॉर्न डिजीज।
अब ये हवा मार्ग से फैल रहा है, इसे नाम देंगे एयरबॉर्न डिजीज। तो लिखो ये वायु मार्ग से फैलता है, ये वायु मार्ग से फैलता है, और ऐसे रोगों को, ये वायु मार्ग से फैलता है और ऐसे रोगों को, एयरबॉर्न डिजीज, और ऐसे रोगों को एयरबॉर्न डिजीज कहा जाता है। ऐसे रोगों को एयरबॉर्न डिजीज कहा जाता है। लिखो इसके अलावा ये संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने से भी, इसके अलावा ये संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने से भी फैलता है। जैसे संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने से भी फैलता है, जैसे दरवाजे का हैंडल, पेन, जैसे दरवाजे का हैंडल, पेन, किताब, दरवाजे का हैंडल, पेन, किताब, कंप्यूटर के उपकरण इत्यादि, पेन, किताब, कंप्यूटर के उपकरण इत्यादि। लक्षण लिखो, नाक का बंद हो जाना, लक्षण नाक का बंद हो जाना, नेजल कंजेशन बोलते हैं इसे, नाक जाम हो गई है, बोलते हैं नाक बंद हो गई है। सर्दी में होता है, ठंड में सर्दी जब लग जाती है, हुआ नहीं ऐसा कभी? एक बंद एक चालू। अच्छा, ऐसा होता है कि जिधर हम लेटेंगे उधर वाली बंद हो जाएगी और इधर वाली चालू रहेगी, फिर इधर लेटेंगे तो इधर वाली बंद हो जाएगी, खड़े रहेंगे तो दोनों बंद रहेंगी, है ना। लिखो नाक का बंद होना एवं नाक का बहना, नाक बह रही है, बहती ही जा रही है, बहती ही चली जा रही है, बह गई है, और बैठ के क्या कर रहे हैं? ये जो ऐसे हद देख के हंस रहे, जैसे लग रहा है तुम लोग को कभी जुकाम हुआ ही नहीं, या तो अपनी बातें याद आ रही हैं कि रात को सोए थे, सुबह तकिया पूरी गीली थी और सुबह उठे तो पूरा या तो ऐसे बचपन में ना गांव में ऐसे दिख जाते हैं लड़के, बच्चे, जुकाम हुआ है और पता नहीं कहां तक बह रहा है, ऐसा लग रहा है नाक से सूडोपोडिया निकल रहा है। हाँ, तो इसी को बोलते हैं नाक का बहना, रनिंग नोज। बहुत अलग अलग तरह के वाक्य इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, कुछ तो मैं यहां बोल भी नहीं पाऊंगा। तो लिखो नाक का बंद होना, नाक का बहना, बुखार, सिर दर्द, खराश, बुखार, सिर दर्द, खराश, कफ, थकान, आवाज का बैठ जाना। कभी वो सुना है ना, गला बैठ गया है? कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि गला बैठ गया हो? हुआ है ना?
ऐसी ही आवाज आती है, समझना पड़ता है क्यों। देखिए, तो गला बैठ जाना, हाँ बस, नहीं तो हम इंसान भी बिठा देते हैं। अच्छा, गला बैठ जाता है फिर गला उठ जाता है, बहुत अजीब लगता है। दो तीन रोग ऐसे हैं ना जो हमको एकदम नहीं पसंद है। मतलब रोगों की भी एक चॉइस होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक है। एक जो सबसे बुरा रोग होता है वो है पेट दर्द। पेट दर्द अगर कर रहा है, अच्छा रोग कौन सा होता है? अच्छा रोग ऐसा है कि जैसे भाई शरीर में हरारत है, बुखार है, बढ़िया सो रहे हैं, ठंड का मौसम है, बढ़िया गरम गरम कुछ आ रहा है खाने को, खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, एंजॉय चल रहा है, हरारत है शरीर में, शरीर में हरारत है लेकिन जीवन मजे में है। वैसे तो रोग कोई भी अच्छा नहीं होता, लेकिन एक बड़ा खराब रोग लगता है जो गर्दन में मोच आ गई, 2-3 तकिया लगा के सो गए, सुबह ऐसे ही है या एक ही ऐसे, कोई बुला रहा है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, फिर सीधे हो गए। और एक ये है, गला बैठ गया, उठ ही नहीं रहा है, लात खाएगा। लेकिन ये सामान्यतः 5 से 7 दिनों तक, ये सामान्यतः 5 से 7 दिनों तक, ये सामान्यतः 5 से 7 दिनों तक पाया जाता है। तो यानी इसके लक्षण पूरी तरह से जानने में कितना समय लगता है? 5 से 7। अब कई बार होता है कि गले में खराश हो रही है या गला जो है सूजन आ गई है, ऐसा सर्दियों में होता है अक्सर, गले में खराश हो गई या गले में सूजन आ गई, या जुकाम हुआ और टॉन्सिल्स में सूजन आ गई। ऐसे में एक ही इलाज सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, वो है गर्म पानी और नमक का गरारा। इसके लिए कोई दूसरी दवा है ही नहीं। और नाक जाम है अगर, क्या बताया था? बोतल लाओ। कौन सी बोतल? नहीं, वो तो मैंने तुमको बताया था कि 5 मिनट वाला इलाज होता है। 5 मिनट में नाक जाम किसी की हो साफ हो जाती है एकदम। जुकाम, अरे भाई इतना बेहतरीन इलाज है, और वो 2-3 दिन तक प्रभावशाली रहता है। किसी ने ट्राई किया था? किसी ने ट्राई नहीं किया, मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम। किसको नहीं बताया मैंने? बताया किसको है? 2 ही 4 थे क्या? चलो तो मैं बता रहा हूं, जैसे नाक बंद हो, सबसे बढ़िया इलाज है नाक बंद। अगर गले में सूजन है, खराश है, दर्द है, तो उसका एक ही इलाज है, गरारा कर लो, नमक पानी को हल्का गुनगुना करके, या उसमें बेटाडीन मिला लो। बेटाडीन मतलब वो गार्गल बेटाडीन अलग आता है, मिंट फ्लेवर का, और वो चोट पे लगाने वाला अलग आता है। वो फिनाइल होता है जो चोट पे, वैसा ही समझ लो, गार्गल वाला अलग आता है। तो हमने बोला अगर किसी की नाक जाम हो तो नॉर्मल सलाइन की बोतल छोटी सी आती है, एनएस बोलते हैं उसे, डीएनएस नहीं, एनएस, नॉर्मल सलाइन की बोतल ले लो 200 ml की, 5-10 रुपए की मिल जाती है। उसके ऊपर एक छेद करो, नाक जाम है, इस नाक में ऐसा लगाओ पिचकारी की तरह, फ्लश कर दो, वो कुछ निकलेगा, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इधर कर दिया, एक बार इधर लगा के कर दो, देखोगे 5 मिनट में दोनों नाक खुल जाएगी, गायब नहीं हो जाएगी वे, नाक खुल जाएगी। जो नाक बंद थी, जाम थी, वो पूरी खुल जाएगी। अब उसमें क्या है, नॉर्मल सलाइन में होता है नमक पानी, लगातार उसमें से बाहर परासरण होता रहेगा, तो जो जमा हुआ है वो भी क्या होगा, निकल जाएगा। और ये 3 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा, और 3 दिन बाद एक बार फिर। तो मेरे को ना सर मतलब गला, अब मैं यही करता हूं, ये आयुर्वेदिक वो है, आयुर्वेद में भी ये उपयोग किया जाता है। इसका कुछ नाम है यार, आयुर्वेद में पता करना तुम लोग।
हाँ? अच्छा है गरारा बोला तुमने, सरारा नहीं बोल दिया। गरारा। तो इसके जो कॉमन कोल्ड के लक्षण है वो कितने दिनों तक बने रहते हैं? 5 से 7 दिनों तक बने रहते हैं। अगला लिखो एड्स। हाँ बस इसमें इतना ही है, कॉमन कोल्ड। दूसरा वायरल रोग है एड्स। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्यों आवाज आ रही भाई? प्रियंका, बहुत कंठ फूट रहे हैं तुम्हारे। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, ये एक वायरल रोग है। लिख लो, ये एक वायरल रोग है जो HIV या ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा फैलता है। जो HIV या ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा फैलता है। HIV या ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा फैलता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा फैलता है। अच्छा, इस वायरस का 2 और नाम है। इसे LAV भी कहा जाता है या HTLV भी कहा जाता है। लिम्फेडिनोपैथिक वायरस या HTLV यानी ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। इसे LAV या HTLV भी कहा जाता है। LAV मतलब लिम्फेडिनोपैथिक वायरस और HTLV मतलब ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। क्यों बना रहे? बोला किसने बनाने को?
किसने बोला बनाने को? पढ़ना समझना नहीं है। नोट्स जिसको चाहिए बोल दो, हम एक बार पीडीएफ पूरे साल भर की डाल देंगे। देखो ध्यान से, ये जो वायरस है HIV वायरस, जो एड्स का कारण है, ये वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ये जिस समूह में पाया जाता है, इसके समूह को रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो रेट्रोवायरस एक समूह है जिसके समूह में बिलोंग करता है, जिसके समूह में पाया जाता है HIV वायरस। और इसका अनुवांशिक पदार्थ कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये एक आरएनए है, ये दूसरा आरएनए है। तो आरएनए के कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? 2। लेकिन दोनों कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब किसी भी वायरस में दो पदार्थ उसकी पूरी संरचना बनाते हैं। एक उसका अनुवांशिक पदार्थ और इस पर एक प्रोटीन आवरण। जो प्रोटीन आवरण होता है उसे बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और प्रोटीन आवरण पर ही बाहर निकले हुए एंटीजेनिक प्रोटीन पाए जाते हैं, जो एंटीजन का कार्य करते हैं। तो प्रोटीन आवरण को बोलते हैं कैप्सिड, और उसके ऊपर उपस्थित होते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन, जो एंटीजन का कार्य करते हैं। इन्हीं की सहायता से ये किसी भी लक्ष्य कोशिका को संक्रमित करते हैं। अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ बना हुआ है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और उसके 2 अणु पाए जाते हैं। अब रेट्रोवायरस किसे कहा जाता है? रेट्रोवायरस उसे कहा जाता है जो वायरस आरएनए से डीएनए बनाता है। जो वायरस आरएनए से डीएनए बनाता है। सामान्यतः डीएनए से आरएनए बनता है, जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये वायरस क्या कर रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं। उल्टा मतलब कैसा? आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो जो उल्टा काम कर रहा है उसके लिए शब्द यूज हो रहा है रेट्रो। रेट्रो शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? उल्टा। उल्टा मतलब आरएनए से डीएनए, और इस क्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस वायरस के अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि ये अपने वायरस वाले आरएनए से डीएनए बना सकता है, और उस क्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसा अनोखा कार्य करने के लिए इसके पास एंजाइम भी उपस्थित होता है, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इसके साथ साथ एक और एंजाइम इसमें पाया जाता है, परमिएज एंजाइम। तो इसकी संरचना में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, प्रोटीन का आवरण पर एंटीजन उपस्थित है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, परमिएज एंजाइम। यानी इस वायरस के पास अपना खुद का एंजाइम भी होता है, और वो एंजाइम एक खास काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है? रेट्रोवायरस। एक और वायरस नाम बताओ जो ये काम करता है। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी रेट्रोवायरस है। वो भी आरएनए से डीएनए बनाता था, और वो भी आरएनए वायरस था। ये भी आरएनए वायरस है। तो एड्स में और कोरोना में बहुत सी चीजों को लेकर समानता। कैसी समानता हम बता रहे हैं? एक समानता थी, इसका अनुवांशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसका भी है उसका भी है। दूसरी समानता, ये भी रेट्रोवायरस है, वो भी रेट्रोवायरस है। ये भी आरएनए से डीएनए बना रहा है, वो भी आरएनए से डीएनए बना रहा है। तो जिस क्रिया से इसकी जांच हो सकती थी, उसी क्रिया से उसकी भी जांच होती थी, जिसको आरटीपीसीआर बोलते हैं। तो आरटीपीसीआर की जो जांच है वो वास्तव में किसके लिए होती थी? एड्स के लिए। और इसी का उपयोग किया गया था कोरोना के लिए, आरटीपीसीआर। आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरटी में जो आरटीपीसीआर में जो आरटी आता है उसका मतलब क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये फर्क दोनों में क्या है कि कोरोना श्वसन मार्ग से फैलता है, इसलिए इतना तेजी से फैला। ये श्वसन मार्ग से नहीं फैलता।
शारीरिक तरल के द्वारा ये फैलता है। किसके द्वारा? शारीरिक तरल के द्वारा ये फैलता है, श्वसन मार्ग से नहीं फैलता। इसीलिए इसके संक्रमण की तीव्रता कम है और कोरोना के संक्रमण की तीव्रता ज्यादा है। ये दोनों में फर्क था। ये प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है और कोरोना का वायरस निमोनिया कॉज करता है। उसके लक्षण अलग है, उसका लक्ष्य कोशिका अलग है, इसके लक्ष्य कोशिका अलग है, इसका लक्षण अलग है। अब बात आती है, अभी हम बेसिक बता रहे हैं कि ये कार्य कैसे करता है, शरीर को संक्रमित कैसे करता है। जब ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और कैसे प्रवेश करता है मैंने बताया, शारीरिक तरल के द्वारा प्रवेश करता है। तो सबसे पहले ये हमारे शरीर में जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज यानी जो भक्षक कोशिकाएं हैं, सुना है भक्षक कोशिका? रक्त में भी पाई जाती है, फेफड़ों में भी पाई जाती है। रक्त में जैसे मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स भक्षक कोशिकाएं। तो ये सबसे पहले भक्षक कोशिकाओं को संक्रमित करता है और उन भक्षक कोशिकाओं को उपयोग करता है, और उन भक्षक कोशिका को किसकी तरह इस्तेमाल करता है? फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करता है अपनी अगली पीढ़ी के वायरस बनाने के लिए। और जब अगली पीढ़ी के वायरस बन जाते हैं, जब अगली पीढ़ी के वायरस बन जाते हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब ये आक्रमण करते हैं हेल्पर टी सेल पे। किस पर आक्रमण करते हैं? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल पर आक्रमण करते हैं और अपनी संख्या को और बढ़ाते हैं और कोशिका को नष्ट करते हैं। तो संख्या को और बढ़ाते हैं, न्यू वायरस, और इस अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं और कोशिका को नष्ट कर रहे हैं। अब कोशिका को नष्ट कर रहे हैं तो हेल्पर टी सेल की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमने प्रतिरक्षा में पढ़ा है हेल्पर टी सेल की आवश्यकता होती है सीएमआई के लिए भी, और अगर हेल्पर टी सेल ही कम हो गया तो सीएमआई प्रतिरक्षा भी कमजोर हो जाती है और एएमआई प्रतिरक्षा भी कमजोर हो जाती है, और दोनों मिलकर प्रतिरक्षा तंत्र का 90% भाग बनाते हैं। तो एड्स में होता क्या है कि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, और एड्स में एड्स की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती, इसके बाद जो बीमारी होगी उससे निपट जाएगा। एड्स से कुछ नहीं होगा, एड्स से तो केवल प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, लेकिन इसके बाद कोई भी बीमारी हुई, सर्दी, खांसी, जुकाम, कोई भी सामान्य सा बैक्टीरिया, फंगल रोग कुछ भी हुआ, तो प्रतिरक्षा तंत्र है ही नहीं लड़ने के लिए, तो उससे वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए एड्स का लक्षण एक नहीं आता, कौन सा रोग किसको संक्रमित किया। अब सामान्यतः क्या होती है, हमारे शरीर पर ही हर समय अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उपस्थित होते हैं चेहरे पर, यहां तक कि मुख गुहा में भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पाए जाते हैं, लेकिन वो इतने कमजोर होते हैं कि उनकी इतनी औकात नहीं होती कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के सामने वो खड़े हो पाए सामान्य स्थिति में। लेकिन जब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा सबक है, जब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया तो वो भी धमकाने लगता है, यानी उन्हें मौका मिल जाता है संक्रमण करने का। जो पैथोजन सामान्यतः मानव में संक्रमण नहीं कर सकते थे, अब उनका संक्रमण मानव में पाया जाता है, और इसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये रोग तब ऐसे रोग विकसित होते हैं जो सामान्यतः मानव में विकसित नहीं होते, केवल तब विकसित होते हैं जब प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर। ऐसे संक्रमण को कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। वो ऐसे संक्रमण अगर हो रहे हैं तो इस बात का सूचक है कि व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो चुका है। सामान्यतः सर्दी, खांसी, जुकाम तो हो जाता है, लेकिन कोई भी आ रहा है धमका के, हड़का के चला जा रहा है, कोई भी आ रहा है ज्ञान देके चला जा रहा है। इसमें एक जीवन का एक बहुत बड़ा सबक है। ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जीवन में बेटा उतार चढ़ाव आते हैं। क्या आते हैं? उतार चढ़ाव। जीवन एक समान किसी का नहीं रहा है।
कभी अच्छा दिन आएगा, कभी खराब दिन आएगा। व्यक्ति का जब खराब दिन आता है, यानी व्यक्ति का जब बुरा दिन आता है, तो बुरा दिन तब नहीं रहता जब वो बुरा दिन हो। बुरा दिन वो तब रहता है जब सबको पता चल जाए कि तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है। क्या समझे? नहीं समझ में आया सब? किसको किसको मेरी बात समझ में आ गई? व्यक्ति का बुरा दिन तब नहीं होता, या व्यक्ति का बुरा समय तब नहीं होता जब वो बुरा समय होता है। व्यक्ति का बुरा समय तब होता है जब लोगों को ये पता चल जाए कि तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, क्योंकि तब लोगों को मौका मिल जाता है, अच्छा इसका बुरा समय चल रहा है तो अब तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, अब इसको और परेशान करो। वो नहीं बताएगा। तो इसीलिए कहते हैं, आप एक बात कही जाती है, मेरा ये आप लोगों को एक, कि जीवन में जब अच्छा समय चले तो सबको बताओगे सब बढ़िया चल रहा है, तो जीवन में जब खराब समय चले तब बताओ कि ज्यादा बढ़िया चल रहा है। तो बुरा समय या खराब समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए घर वाले कहते हैं ना, बातों को छुपा कर रखना चाहिए, हर बात सबसे, क्योंकि आप अपनी कमजोरी बताओगे लोग उसका फायदा उठाएंगे, आपको और परेशान करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो बुरा समय कुछ नहीं चलता, बस किसी को बताना नहीं। तो प्रतिरक्षा तंत्र में क्या हुआ, पता चल गया कि भैया हेल्पर टी सेल कमजोर हो गई हैं, कम हो गई हैं, मतलब ऐसे ऐसे पैथोजन जिनकी औकात नहीं थी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के सामने खड़े हो पाए, वो तक आके धमका के हड़का के चले जाते हैं, अभी मत डालेंगे क्योंकि लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, ठीक है? हाँ, आप इसको ऐसे समझना, आप कभी भी परेशान रहो, ठीक है, अपने सही मित्रों का चुनाव करो, और मित्रों से ज्यादा सही चुनाव शत्रुओं का होना चाहिए। किसी व्यक्ति की पहचान उसके मित्र से तो होती है कि उसका साथी कौन है, बाकी उसकी पहचान इससे भी होती है कि उसका दुश्मन कौन है, लड़ाई किससे लड़ रहा है। कमजोर आदमी से लड़ोगे कमजोर बनोगे, ताकतवर व्यक्ति से लड़ोगे ताकतवर बनोगे। तो शत्रुओं का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए, ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ भाई, हेल्पर टी सेल की संख्या कम हो गई, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, ऐसे ऐसे रोग होने लगेंगे जो कभी हुए ही नहीं थे, क्योंकि वो नए रोग हैं, उनका संक्रमण सामान्यतः नहीं होता। तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब ध्यान से सुनना, जब HIV का संक्रमण होता है तो इसके संक्रमण के कई मार्ग हैं, लेकिन वो सभी मार्ग शारीरिक तरल के माध्यम से ही संपन्न होता है। इसके संक्रमण की दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था जिसे कहते हैं, पहली अवस्था हम उसे नाम देते हैं लैग फेज। क्या नाम देते हैं? लैग फेज। ये सामान्यतः कुछ महीने से लेकर, एकदम आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज आएगी ना तो फिर, लैग फेज जो है सामान्यतः कुछ महीने से लेकर 5 से 10 वर्ष तक हो सकता है। ये वो अवस्था है जब कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता, कुछ ऐसे सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कभी बुखार आ गया, कभी लूज मोशन हुआ, कभी वजन कम हो गया, कभी वजन बढ़ गया, वो सामान्य लक्षण, लेकिन उससे ये पहचान नहीं होती कि वो रोग किसका है, एड्स का।
दूसरी अवस्था आती है फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स, फुल ब्लोन एड्स मतलब ये घटना हो रही है, अगर यहां तक हो गया है, उसके बाद अब टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो रही है। तो अगर टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो रही है तो लक्षण आना शुरू हो जाएगा। किसका लक्षण आना शुरू हो जाएगा? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इस अवस्था में एड्स का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर फुल ब्लोन एड्स डेवलप हो गया तो इसका इलाज नहीं हो सकता। आइए सुन, एड्स का इलाज संभव है, लेकिन किस अवस्था में? लैग फेज अवस्था। फुल ब्लोन एड्स की अवस्था में इसका इलाज संभव नहीं। आइए सुन, तो लिखो अगला पॉइंट कि एचआईवी वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। एचआईवी वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। एचआईवी वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो रेट्रोवायरस के समूह में पाया जाता है। जो रेट्रोवायरस के समूह में पाया जाता है। अगला पॉइंट, रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं, रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जो आरएनए से डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। जो आरएनए से डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। जो आरएनए से डीएनए का निर्माण कर सकते हैं तथा इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अगला पॉइंट, ये क्रिया करने के लिए रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। ये डायग्राम बना लो। एचआईवी वायरस की मूल संरचना, एचआईवी वायरस की मूल संरचना, बन गया।
लिखो। वायरस में उपस्थित प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। वायरस में उपस्थित प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। वायरस में उपस्थित प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है तथा इस पर एंटीजन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। एंटीजन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, एचआईवी वायरस की सर्वप्रथम खोज 1981 में एचआईवी वायरस की सर्वप्रथम खोज 1981 में अमेरिका में हुई थी। 1981 में अमेरिका में हुई थी। एचआईवी वायरस की सर्वप्रथम खोज 1981 में अमेरिका में हुई थी तथा भारत में पहला केस 1986 भारत में पहला केस 1986 चेन्नई में मिला था। भारत से अमेरिका आने में 5 साल लग गया, पासपोर्ट वीजा बनने में टाइम लगता है। भारत में पहला केस 1986 चेन्नई में मिला था। अगला पॉइंट, अब ये बात हो रही है कि विगत 25 वर्षों में, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में लिखा है विगत 25 वर्षों में, तो ये 25 वर्ष 2024 से नहीं, जब ये एनसीईआरटी छपी थी 2005, पहली बार कब छपी थी ये वाली किताब जो है, तो 2005 से पहले के 25 वर्षों की बात हो रही है। तो लिखो विगत 25 वर्षों में, अब तो 49 वर्ष हो गए होंगे, है ना, 20 और जोड़ लो, 45 तो हो ही गया, है ना। तो विगत 25 वर्षों में एड्स से लगभग 25 मिलियन लोग, विगत 25 वर्षों में एड्स से लगभग 25 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये डेटा जो है 2005 के पहले का है और अब का डेटा आया नहीं है। हाँ, गिनती एक मैं आपको वो बताया था कि नहीं, कोरोना काल में आपको मैं बता देता हूं, यहां एक हॉस्पिटल की कहानी बताई थी कि नहीं बताई थी। 1983-84 में, जब ये 83 में हुआ था ना भोपाल गैस ट्रेजेडी, कब हुई थी? 84 में हुई थी। अभी तो 40 साल हुआ है ना, तो 84 में हुई थी। हाँ, तो ध्यान से सुन लो पहले। 1984 में जब भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद जो लोग उस गैस से जो मर गए तो मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जो लोग बच गए उनको सही इलाज मिले उसके लिए गैस राहत हॉस्पिटल बनाए गए। और गैस राहत हॉस्पिटल ऐसे लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए गए थे जो लोग गैस में प्रभावित हुए थे, और ऐसे लोगों का कार्ड बना था। उस हॉस्पिटल में सामान्यतः सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता, उसका जिसका कार्ड है वही जाएगा, वही दिखाएगा, दवा लेगा
सामान्य व्यक्ति वहां ऐसा नहीं कि चले गए डॉक्टर को दिखाए, एंट्री नहीं, भगा देंगे। उसका नाम ही है गैस राहत हॉस्पिटल। लगभग भोपाल में ऐसे 15 हॉस्पिटल छोटे बड़े मिलाकर बनाए गए। उसी का एक भाग था भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल, जो गैस राहत का भाग था, लेकिन अब उसको सामान्य लोगों के लिए भी खोल दिया गया, क्योंकि वो एक तरह से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। तो उसमें गैस से जो प्रभावित हुए लोग थे वो भी इलाज करा सकते हैं और बाहर के लोग भी इलाज करा सकते हैं। लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें केवल वही लोग इलाज करा सकते हैं जिनका वो गैस राहत का कार्ड होगा, और वो सन 83-84 से जब से वो प्रभावित हुए हैं तब से उसी अस्पताल में जाकर इलाज करा रहे हैं। अब ऐसे ही एक हॉस्पिटल में मेरे एक परिचित बड़े भाई डॉक्टर हैं वहां पे। अब वो पहले से 2000 कोविड के पहले से वो वहां डॉक्टर हैं, 2017 से वो वहां पर डॉक्टर हैं। उनका ये कहना था, बताया उनने, कि कोविड से पहले डेली वहां पर जो अस्पताल था, उस अस्पताल में, और वो अस्पताल भी ज्यादा दूर नहीं है, यहां से 2-4 किलोमीटर ही होगा, जहांगीराबाद एक जगह है, वहां पर गैस राहत हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो बोले वहां दिन भर में लगभग 600-650 रोगी आते थे, डेली की ओपीडी थी। और ये वो रोगी नहीं है जो राह चलते आ गया, ये वो रोगी हैं जिनका कार्ड बना हुआ है, जो फिक्स हैं, जो पिछले 30-40 वर्षों से वहां आ रहे हैं। तो दिन भर में उनने बताया कि 600 से 650, कभी 500, कभी 600 ये ओपीडी चलती थी। कोविड के बाद अब डेली आने वाले रोगियों की संख्या 100 से 110 है। अब सरकार ये डाटा नहीं बताएगी, या जो भी हो, मैं वो बता रहा हूं जो मुझे डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर का नाम भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। अब अगर मैं सूचना ये मांग लूं कि कोविड से पहले कितने रोगी आते थे और कोविड के बाद कितने रोगी आते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन तुम ये सोच सकते हो कि सर लोग घर चले गए होंगे, अमेरिका चले गए होंगे, कहीं चले गए होंगे। ये वो लोग हैं जो 40 साल से कहीं नहीं गए थे, और ये वो लोग हैं जो किसी और अस्पताल में नहीं जा रहे थे क्योंकि उनका कार्ड बना हुआ था। ऐसे भी नहीं कि नहीं इस अस्पताल में नहीं, अब दूसरे अस्पताल में जा रहे हैं। कहां गए लोग? और ये डाटा सरकार आपसे नहीं बताएगी, क्योंकि ये वो सच्चाई है जो सिस्टम के फेलियर को दर्शाता है। जहां हम फेल हुए मानना चाहिए, जहां हम पास हुए उसका बखान भी करना चाहिए, लेकिन हम यहां फेल हुए हैं और हम यहां पास हुए। तो अब वो जो अंतर दिख रहा है वो छोटा मोटा अंतर नहीं, इसी शहर का अंतर है, और 15 में से एक अस्पताल का डेटा है। 500 लोग, मैं कह रहा हूं महीने में अगर वो 2 बार लोग आते होंगे, महीने में मैं कह रहा हूं 2 बार दिखाते होंगे 15-15 दिन पे, जो कि रूटीन है वहां का, तो एक दिन का 500 हो गया और 15 दिन का 7,500 जो अंतर आया है। तो यानी केवल एक अस्पताल के 7,500 लोग। अब वहां डॉक्टर बोलते कि हम लोग को कोई काम ही नहीं रहता, क्योंकि वहां बाहर के लोग आते नहीं, और जो आते हैं वो उनकी संख्या ही कम हो गई। कहीं चले गए होंगे घूमने उमने, कहीं शिफ्ट हो गए होंगे। ऐसा गलत नहीं सोचना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, गांव चले गए होंगे। कहाँ, उन्होंने भी सोचा होगा भोपाल भीड़ भाड़, कहाँ रहो, रहने लायक जगह थी, गांव चले गए होंगे। तो ये जो परिवर्तन आया है, तो अब मैं ये जो डेटा बोल रहा हूं कि विगत 25 वर्षों में ये पूरे विश्व का डेटा है, और 2005 से पहले का डेटा है, और उसके बाद का डेटा नहीं आया है अभी। तो 2.5 करोड़, 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़, हाँ, मृत्यु हो चुकी है। अब लिखो कि लिखो संक्रमण फैलता कैसे है भाई? संक्रमण तो लिखो शारीरिक तरल द्वारा,
शारीरिक तरल द्वारा HIV का संक्रमण फैलता है। शारीरिक तरल द्वारा HIV का संक्रमण फैलता है। जैसे HIV का संक्रमण फैलता है, जैसे पहला पॉइंट लिखो, संक्रमित रक्त के चढ़ाए जाने से। संक्रमित रक्त के चढ़ाए जाने से, कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसका रक्त है और वो किसी सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दिया, वो भी हो गया क्या? संक्रमित। संक्रमित रक्त के चढ़ाए जाने से या संक्रमित रक्त उत्पाद के स्थानांतरण से, या संक्रमित रक्त उत्पाद, कि भाई पूरा ब्लड नहीं चढ़ाया, प्लेटलेट्स चढ़ाया, प्लाज्मा चढ़ाया, पूरा ब्लड नहीं चढ़ाया, उसका कुछ पार्ट चढ़ाया, केवल आरबीसी चढ़ाया या केवल प्लेटलेट्स चढ़ाया। एक रक्त के पार्ट करते हैं 4 पार्ट में, एक यूनिट रक्त 4 लोगों को फायदा दे सकता है। तो या तो पूरा रक्त चढ़ा दिया या उसका कोई भाग, कोई उत्पाद चढ़ाया। तो रक्त के उत्पाद के स्थानांतरण से। अगला पॉइंट, संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क द्वारा, संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क द्वारा। अगला पॉइंट, संक्रमित सिरिंज या सुई के उपयोग द्वारा, संक्रमित सिरिंज या सुई के उपयोग द्वारा। संक्रमित सुई सामान्यतः हम कोई उपयोग नहीं करता है। कौन उपयोग करता है? जो ड्रग्स लेते हैं। तो ड्रग्स लेते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ लेते हैं क्या? कैसे लेते हैं? ऐसे? अच्छा, आओ जरा। तो एक ही सिरिंज होती है, उससे कई लोग, तो ऐसे में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे वो संक्रमण कई लोगों को फैल सकता है। इसलिए ड्रग्स कैसे नहीं लेना चाहिए? किसी तरह से नहीं लेना चाहिए, ठीक है? अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूं, ये बात इसका ध्यान, तुम लोग को मालूम है ये बात, बहुत से लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन ऐसे सामाजिक स्तर पे कोई ये बात को बोलना नहीं चाह रहा। ध्यान से सुनो, हम लोग ड्रग्स की बात सुनते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, मुझे थोड़ा जरूरी था इसलिए हमने कहा बोल दें। विगत 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में, हो सकता है एक आध साल कम हो, एक आध साल ज्यादा हो, लेकिन मैं एक दशक की बात कर रहा हूं। विगत 10 वर्षों में ड्रग्स के व्यापार का और ड्रग्स के उपयोग का और ड्रग्स की खपत का सबसे बड़ा स्थान बन चुका है कोटा। सबसे बड़ा स्थान बन चुका है, और ये बात बच्चे बहुत आसानी से जानते हैं। वहां, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वहां जैसे दुकानों पर टॉफी, चाय, समोसे ये उपलब्ध है, वैसे दुकानों पर वहां ड्रग्स उपलब्ध है। दुकानों पर छोड़ो, हॉस्टल्स में उपलब्ध है भाई। हॉस्टल का जो कर्मचारी है वही ड्रग पेडलर बना घूम रहा है। अब होता क्या है, बच्चे यहां से जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो एक उद्देश्य लेकर जाते हैं भाई पढ़ने, लेकिन वहां पर वो पूरा गैंग चल रहा। अब हुआ क्या कि पिछले 1-2 सालों में कोटा से बच्चों का मोह भंग हुआ। उसका भी बहुत सारा कारण है। कुछ केसेस आ रहे थे सुसाइड वाले। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका एक कारण यही रहा हो, लेकिन एक कारण हो सकता है। और तुम लोग को भी मालूम है कि बहुत आसानी से वहां पर जो तुम्हारे दोस्त गए होंगे वो कहानियां सुनाते होंगे। कुछ तो लौट के भी आया होगा। कोई आया है क्या? सही सलामत आ गया? अब घर वाले खुश हो गए होंगे, हमारा मोड़ा जिंदा आया है? तो ये बात बहुत आसानी से मालूम होगी कि वहां ये चीज बहुत आसानी से उपलब्ध है, और खूब कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी। मैंने भी सुनी है, मैं भी सुनता हूं। अब होता क्या ना, जो ड्रग्स लेता है उसका दिमाग अलग स्तर पे पहुंच जाता है।
बहुत ही ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं हाई हो जाना। क्या हो जाना? हाई। तो वो हाई हो गया। अब उस समय उसका सोचना समझने का जो क्षमता है ना, वो खत्म हो चुका है। दिमाग अब उसके नियंत्रण में नहीं है। कई बार वो 10वीं मंजिल पहुंच जाता है और हाई जाने की कोशिश करता है, फिर पहुंच भी जाता है। ऐसा होता है। और एक कारण यही है क्योंकि उस समय दिमाग आपके नियंत्रण में, किसी की नहीं सुनेगा, किसी और की सुनेगा वो। एक कारण। अब वहां से बच्चों का मोह भंग हुआ, बहुत बड़ी संख्या में गिरावट आई है। मैं बोलूंगा 80% संख्या में गिरावट आई है। अब जो एक रैकेट, जो गैंग वहां बनी हुई थी ड्रग्स की और ड्रग पेडलर्स की, अब उनका कस्टमर खत्म हो गया भाई। क्योंकि जो कस्टमर है वो अब वहां आ ही नहीं रहा। क्योंकि सबसे आसान टारगेट कौन होता है? बच्चे। 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे, जिनका दिमाग घुटने में नहीं होता है, एड़ी नहीं होता है। ये सबसे आसान लक्ष्य होता है, सबसे आसान टारगेट होता है। अब उनका अगला क्या चल रहा है, मैं आपसे आगे की बात कर रहा हूं। अब उनका ये चल रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण हुआ है, कि बच्चे अब अलग अलग शहरों में, छोटे शहरों में पढ़ रहे हैं, अब वहां तक ड्रग्स को पहुंचाया जाए। और उसी दिशा में अब वो भी काम कर रहे हैं, कि भाई उनको तो चाहिए कस्टमर। तो अब वो छोटे छोटे शहरों तक फैल रहे हैं और इसी बीच में उनको पकड़ा जा रहा है। तो हमारे ही एक मित्र हैं, मित्र का बड़े भाई हैं, अमित कुमार जी आईपीएस हैं और नारकोटिक्स में आईपीएस हैं। जो मध्य प्रदेश नारकोटिक्स सेल है उसमें वो आईपीएस हैं। और अभी उनकी पोस्टिंग उधर ही राजस्थान के किनारे जो जिले हैं उसमें है। उनसे मेरी बात हुई, उनने बोला कि भाई यही है कहानी। जब बच्चे डिसेंट्रलाइज हुए, बच्चे वहां जाना रुक गए, तो अब वो बच्चों तक पहुंच रहे हैं, छोटे शहरों तक पहुंच रहे हैं। अभी एक घटना तुम लोगों ने 3-4 दिन पहले अगर देखी होगी, तो कोटा के ही बाहर एक टोल पड़ता है, उस पर कम से कम 980 किलो ड्रग्स एक जो है एक गाड़ी में जा रहा था, वहां से आ रहा था, कोटा से वो मध्य प्रदेश आ रहा था। तो ऐसा मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो उधर से आ रहे थे टोल पे, और पुलिस ने उनकी पूरी फील्डिंग करके रखी थी कि अपन इनको पकड़ेंगे। 3 दिन तक पुलिस जो है, ऐसा तुरंत थोड़ी होता है, 3 दिन तक पुलिस जो है वो टोल पे ही आगे पीछे किनारे वो गाड़ी में 3 दिन तक बैठे रहे। और जब उधर से उनको लगा कि अब भाई सख्ती कम हो गई है, वो निकले और टोल पे ही उनको पकड़ लिया। उसका पूरा वीडियो आया, आप देखना। वो उधर से आई पुलिस की गाड़ी, उन्होंने पूरा पुलिस की गाड़ी को ठोक दिया, पूरी फुल स्पीड में, पहले आगे फिर पीछे, फिर उनको चारों तरफ से कैप्चर किया। अब कोई आदमी पागलों की तरह अगर गाड़ी चलाएगा, उसके सामने कौन पुलिस वाला जाएगा? तो जाने की हिम्मत करेगा? फिर भी इन लोगों ने अपनी गाड़ी उसके सामने ही लगाई रखी और जैसे तैसे उसको फिर रोका, उसकी गाड़ी बंद हो गई, टायर वायर टूट गया, फिर उसको पकड़ के फिर जब्त किया। 980 किलो ड्रग्स था उसमें। और अब ये जो विस्तार है ये छोटे शहरों तक हो रहा है। इस पे सिस्टम भी काम कर रहा है, लेकिन ड्रग्स माफिया भाई बड़े ताकतवर लोग होते हैं, तो सिस्टम उस पर काम कर रहा है। लेकिन इस पे यही है, अपनी सजगता अपने हाथ में। ठीक है, कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसे किसी पदार्थ के संपर्क में आने से बचें, एकदम बचें। क्योंकि उसमें कोई आनंद नहीं है, उसमें जीवन का अंत है, कोई आनंद नहीं। मैंने तो आजकल के जो पीढ़ी चल रही है उसको बहुत काउंसलिंग की जरूरत है। फैंटेसाइज होते हैं, अरे चलो मनाली चलते हैं, और मनाली में क्या होता है हमको नहीं मालूम क्या है, हिमाचल चलते हैं,
मनाली का हमको सब मालूम बेटा, हम अवतार लेके नहीं आए हैं, है ना। लद्दाख का जो ट्रिप लगाते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि और कहाँ जाते हैं, लेकिन ये बात सबको मालूम है, हर जगह जाओ, घूमो फिरो सब, हर जगह, लेकिन इससे दूर, समझ रहे, ये अपने हाथों में नियंत्रण है। अगर इससे दूर रह लिए, और ज्यादा नहीं, ये 2 4 5 साल दूर रह लिए तो हमेशा के लिए दूर रहोगे, क्योंकि यही 2 4 साल है जब शरीर में केमिकल लोचा आता है। आदमी दिमाग से नहीं सोचता है, घुटने और एड़ी से सोचता है, क्योंकि यही जो 2 4 साल है, ये आप सबसे बड़ा टारगेट हो। लड़कियों से भी कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसमें ऐसा नहीं कि केवल लड़के ही हैं। अब जो आता है ना आजकल बड़ा रोल करके, क्या चलता है वो रोल, गांजा। हमारा एक जानकार बैठा है, आजकल मतलब मैं भी सुनता हूं, एक ये चल रहा है, कैसे बनाते, कैसे यार सबको बताओ, ऐसे कागज पे लेके ऐसे ऐसे ऐसे, उसको बोलते क्या है, एक में तो मैंने पूछा, बोला सर उसको जॉइंट बोलते हैं। हाँ हाँ बोलिए, इस सबसे दूर रहना है, और 2 4 साल के लिए दूर रह लिए ना, फिर अपने आप समझ जाओ बेटा। लेकिन अच्छा, कुछ ड्रग्स मैं आपको बता दूं साफ तौर पर, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कि बार बार लिए और लत लगनी है, एक ही बार में लत लग जाती है, इतने खतरनाक है। किसी ने एक बार लिया और वो ठाकुर तो गए हो, एक बार में ही लत लग जाती। तो ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये रैकेट चल रहा है, बच्चों को किसी भी रूप में उसको क्या करो, बहुत गंदे लोग हैं बेटा समाज में। समाज केवल जो चल रहा है वो अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है, और अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। बहुत सारे गंदे लोग समाज में घूम रहे हैं, वही समाज, क्या करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात इसमें एक पॉइंट आता है कि संक्रमित माता से प्लासेंटा द्वारा, अगला पॉइंट, संक्रमित माता से प्लासेंटा द्वारा, संक्रमित माता से प्लासेंटा द्वारा संक्रमण, संक्रमित माता से प्लासेंटा द्वारा संक्रमण शिशु में भी स्थानांतरित हो सकता है। अब हो सकता है का मतलब ऐसा नहीं कि 100% ही होता है, उसकी भी एक परसेंटेज है, 30% संभावना ये पाई जाती है कि यदि माता संक्रमित है तो शिशु में भी संक्रमण हो सकता है। ब्रैकेट में लिखो 30% संभावना, 30% संभावना। लिखो HIV वायरस का संक्रमण, HIV वायरस के संक्रमण की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। HIV वायरस के संक्रमण की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। HIV वायरस के संक्रमण की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला लिखो लैग फेज, पहला लिखो लैग फेज। HIV वायरस के संक्रमण की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला लिखेंगे लैग फेज, लैग फेज लिखो। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था, संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था, संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था जिसकी अवधि
संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था जिसकी अवधि कुछ महीनों से लेकर 5 से 10 वर्ष तक हो सकती है। कुछ महीनों से लेकर 5 से 10 वर्ष हो सकती है। पांच से 10 वर्ष हो सकती है। इस अवधि में कुछ सामान्य परिवर्तन पाए जाते हैं। इस अवधि में कुछ सामान्य परिवर्तन पाए जाते हैं। इस अवधि में कुछ सामान्य परिवर्तन पाए जाते हैं, जैसे बुखार, लूज मोशन, वजन का कम होना इत्यादि। अगला पॉइंट, यदि इस अवस्था में रोग का पता चलता है, तो इसका इलाज संभव है। ये बात हो गई किसकी? लैग फेज की। दूसरा लिखो फुल ब्लोन एड्स। दूसरा है फुल ब्लोन एड्स। देखो, इस अवस्था में पहुंचने पर हेल्पर टी सेल्स की संख्या में सहायक टी कोशिका, हेल्पर टी सेल्स की संख्या में कमी आ जाती है। जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, शरीर में पाए जाते हैं। इस अवस्था में इलाज संभव नहीं है। ठीक है। अब अगली हेडिंग लिखो संक्रमण के चरण, कि भाई कैसे संक्रमण होता है। संक्रमण के चरण। तो अब यहां पर जैसे मैंने ये बताया है, मैंने आप देखोगे एरो बनाया है, तो एक पॉइंट लिखेंगे, फिर एरो बनाएंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, संक्रमण के चरण, ताकि हमें वो सीक्वेंस मालूम रहे कि कब क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। संक्रमण के चरण, एक पॉइंट लिखो, एचआईवी का शरीर में प्रवेश। पहला चरण है, ये क्या करता है? शरीर में प्रवेश करता है। एचआईवी का शरीर में प्रवेश, एरो। एचआईवी का शरीर में प्रवेश, एरो। मैक्रोफेज को संक्रमित करता है। मैक्रोफेज को संक्रमित करता है। तथा उसका फैक्ट्री की तरह उपयोग। मैक्रोफेज को संक्रमित करता है तथा उसका फैक्ट्री की तरह उपयोग
ठीक है। फिर एरो, मैक्रोफेज कोशिका में, मैक्रोफेज कोशिका में वायरल आरएनए, मैक्रोफेज कोशिका में वायरल आरएनए से वायरल डीएनए का निर्माण, मैक्रोफेज कोशिका में वायरल आरएनए से वायरल डीएनए का निर्माण। तो मैक्रोफेज को संक्रमित करेगा और उसके अंदर क्या कराएगा, वायरल आरएनए से वायरल डीएनए का निर्माण कराएगा, एरो। अब जो वायरल डीएनए बनेगा तो उस डीएनए को मैक्रोफेज के डीएनए के साथ जोड़ देगा। तो लिख लो, वायरल डीएनए, वायरल डीएनए मैक्रोफेज के डीएनए से जुड़ जाता है, वायरल डीएनए मैक्रोफेज के डीएनए से जुड़ जाता है। तो मैक्रोफेज में जो न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, उसके डीएनए से जुड़ गया। अगला एरो, कोशिका उपकरण का उपयोग, कोशिका उपकरण का उपयोग, कोशिका उपकरण का उपयोग करके नई पीढ़ी के, कोशिका उपकरण का उपयोग करके नई पीढ़ी के वायरल आरएनए, नई पीढ़ी के वायरल आरएनए का निर्माण, नई पीढ़ी के वायरल आरएनए का निर्माण। तो वायरल आरएनए बनाएगा और वो वायरल आरएनए से नया वायरस बनेगा। तो अगला एरो, नई पीढ़ी के वायरस का निर्माण, नई पीढ़ी के वायरस का निर्माण जिससे संख्या बढ़ती है, नई पीढ़ी के वायरस का निर्माण जिससे संख्या बढ़ती है। तो अब हम कहां तक आ गए हैं, नए वायरस तक आ गए, संख्या बढ़ गई। अब लिखो, ये वायरस सहायक टी कोशिका को संक्रमित करेंगे, एरो एरो करके लिखो, ये वायरस सहायक टी कोशिका को संक्रमित करेंगे, सहायक टी कोशिका को संक्रमित करेंगे। अगला पॉइंट, अगली पीढ़ी के वायरस का निर्माण, अगली पीढ़ी के वायरस का निर्माण तथा सहायक टी कोशिका नष्ट होती है, तथा सहायक टी कोशिका नष्ट होती है। अब सहायक टी कोशिका नष्ट हो रही तो उसकी संख्या में कमी आती है। सामान्य संख्या सहायक टी कोशिका कितनी है, 900 इंटू 10⁹ प्रति लीटर ऑफ ब्लड, 1 लीटर रक्त में इतनी संख्या पाई जाती है। और वो कम होकर कहां तक पहुंच जाती है, 200 इंटू 10⁹ पर लीटर। तो लिख लो, सामान्य हेल्पर टी की संख्या, सामान्य हेल्पर टी की संख्या 900 इंटू 10⁻³ पर लीटर, सामान्य हेल्पर टी की संख्या 900 इंटू 10⁹ पर लीटर, 10⁹ पर लीटर से घटकर 200 इंटू 10⁹ पर लीटर तक पहुंच जाती है, पहुंच जाती है, पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये हो गया संक्रमण कम। अब पहुंचने से क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी, लिखो, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी। ठीक है, ये हो गया इसका संक्रमण और क्रम।
तो दो कोशिकाओं को संक्रमित करता है। किसको किसको? मैक्रोफेज को और हेल्पर टी सेल को। पहले किसको संक्रमित करता है? मैक्रोफेज को। फैक्ट्री की तरह किसको इस्तेमाल करता है? मैक्रोफेज को। ठीक है। और हेल्पर टी सेल को संक्रमित करके हेल्पर टी सेल को नष्ट करता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। दो को संक्रमित करता है, एक को पहले, दूसरे को बाद में। पहले मैक्रोफेज को, जिसको फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करता है, और फिर हेल्पर टी सेल को, जिसकी संख्या को नष्ट करता है। अब हमने बात करी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। देखो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। अब जैसे हमने ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं? किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। हमने ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा है, वो किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस, अब यहां पर क्या होता है, एक अलग तरह का ट्यूबरकुलोसिस विकसित होता है, जिसका पैथोजन अलग है। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम एवियम से। नए तरह का ट्यूबरकुलोसिस जिसका पैथोजन अलग है। कौन है? माइकोबैक्टीरियम एवियम। ये सामान्यतः मानव को संक्रमित नहीं करता। कब करता है? जब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाए। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी होता है न्यूमोसिस्टिस कैनिस से। न्यूमोसिस्टिस कैनिस, ठीक है। फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है किससे? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से। टॉक्सोप्लाज्मोसिस किससे होता है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से। कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस इसका भी कारक अलग होगा। कैंडिडा एल्बिकेंस। और हर्पीज वायरस का भी संक्रमण, HSV वायरस, हर्पीज वायरस का भी संक्रमण पाया जा सकता है। तो सामान्य निमोनिया होना और न्यूमोसिस्टिस कैनिस का निमोनिया होना अलग होता है। ये पैथोजन का संक्रमण केवल तब मिलेगा जब प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो चुका है? कमजोर। सामान्य स्थिति में सामान्य व्यक्ति को इसका संक्रमण नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने ब्लैक फंगस सुना होगा, कोरोना में सुना था? ब्लैक फंगस कितना खतरनाक रोग था। रोग था कि नहीं खतरनाक? अबे ब्लैक फंगस भी इसी तरह का इन्फेक्शन था। प्याज का छिलका हटाओगे तो काला काला पाउडर लगा रहता है, वही होता है ब्लैक फंगस। म्यूकर माइकोसिस, वो एक तरह का म्यूकर है, उसको हम लोग सलाद में खा जाते थे। हमको कुछ नहीं हुआ कभी, लेकिन कोरोना के इलाज में होता है स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल। और स्टेरॉइड्स जो है इम्यूनोसप्रेसिव होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से तो ब्लैक फंगस का जो संक्रमण था वो भी एक तरह का क्या था? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन था। अब क्यों नहीं हो रहा है? अब क्यों नहीं फैल रहा है ब्लैक फंगस? क्योंकि अब प्रतिरक्षा तंत्र, और उसी को हो रहा था जिसको रेमडेसिविर चल रहा था, स्टेरॉइड्स चल रहे थे। क्योंकि स्टेरॉइड्स प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? कमजोर। एक बड़ी खास बात इसके बाद और आती है, वो ये लिखा है कि जब फुल ब्लोन एड्स की अवस्था होती है, हमने एक बात सुनी होगी कि HIV वायरस को ऑन्को वायरस भी कहा जाता है। HIV वायरस को कैंसर के वायरस की श्रेणी में भी रखा जाता है कि इस वायरस से कैंसर होता है।
कहां पढ़ा है? जो HIV वायरस है वो कैंसर वायरस की भी श्रेणी में आता है, और इसलिए आता है क्योंकि जब HIV का संक्रमण होता है तो कुछ लोगों में एक खास तरह का कैंसर विकसित होता है जिसे कहते हैं कापोसी सार्कोमा, जिसमें त्वचा पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं, और वो पहचान है किसकी? कापोसी सार्कोमा की। और इसी की वजह से HIV वायरस को कैंसर कारक वायरस की श्रेणी में रखा गया है और इसे ऑन्को वायरस भी माना जाता है। तो लिखो कि कुछ लोगों में, सब में नहीं होता ऐसा, कुछ लोगों में कापोसी सार्कोमा, कुछ लोगों में कापोसी सार्कोमा नामक कैंसर की अवस्था भी विकसित होती है। कुछ लोगों में कापोसी सार्कोमा नामक कैंसर की अवस्था भी विकसित होती है। कापोसी सार्कोमा नामक कैंसर की अवस्था भी विकसित होती है जिसमें शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे, जिसमें शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसमें शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसमें शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसमें शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। और इसीलिए HIV वायरस को ऑन्को वायरस की श्रेणी में भी रखा गया, और इसीलिए HIV वायरस को ऑन्को वायरस की श्रेणी में भी रखा गया। ऑन्को वायरस की श्रेणी में भी रखा गया है। ठीक है, अच्छा इसमें ये देखो, ये दोनों जो है, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। कैंडिडा अल्बिकेंस जो है फंजाई है, ये वायरस है। यानी बैक्टीरिया से भी हो रहा है, फंजाई से भी हो रहा है, वायरस से भी संक्रमण हो रहा है। कौन सा संक्रमण? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अगला पॉइंट लिखो। अब जो हमने संक्रमण की जो चरण देखे हैं, थोड़ा उसको डायग्राम से भी समझते हैं। बहुत सिंपल सा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन उस डायग्राम को समझना बड़ा जरूरी है। तो मान लीजिए ये इनकी लक्ष्य कोशिका है, टारगेट सेल, और टारगेट सेल का ये न्यूक्लियस है, और उसके अंदर क्या उपस्थित होगा? उसका जीनोम। और जीनोम क्या है? डीएनए। जीनोम क्या है? डीएनए। अब ये वायरस है, और वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरस जब संक्रमण करता है तो पूरा वायरस अंदर नहीं जाता, केवल क्या अंदर जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी वायरल आरएनए। क्या अंदर जाता है? वायरल आरएनए। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यही क्या है? वायरल आरएनए। ये वायरल आरएनए अंदर गया। अब ये करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वायरल आरएनए से क्या बनाता है? वायरल डीएनए। अब ये वायरल डीएनए को जोड़ देगा। किसमें जोड़ देगा? उस कोशिका के जीनोम में जोड़ देगा। और जीनोम में जोड़ने के बाद
उससे कराएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या कराएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से बहुत सारे नए वायरल आरएनए का निर्माण कराएगा। और ये नए वायरल आरएनए अपना अपना प्रोटीन कोड विकसित कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा ट्रांसलेशन और उससे बनेगा प्रोटीन का आवरण। तो ये सब अपना अपना प्रोटीन कोड विकसित कर लेंगे और फिर यहां से बाहर निकलेंगे किस रूप में? नए वायरस के रूप में। और यही इसकी संक्रमण की क्रिया है। और ऐसा बार बार चलता रहता है। तो ये टारगेट सेल किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है? फैक्ट्री की तरह। और अगर ये टारगेट सेल हेल्पर टी सेल है तो बनाने के बाद इसको क्या करेगा? नष्ट कर देगा। और यही इसकी संक्रमण की क्रिया है। बना लीजिए। आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बना लो इसको। मैक्रोफेज को नष्ट नहीं करेगा, उसे फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करके बार बार उत्पादन कराएगा। किसका? नए वायरस का। बनाओ। जल्दी नहीं ना तुम लोग को घर जाने का? हाँ? रोज एक्स्ट्रा है बस। क्या नाम है? सचिन। इसको ऑफ करके फिर नई रिकॉर्डिंग ऑन करो।